न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं सुनैन चतुर्वेदी और मेरे साथ जो आज शख्सियत हैं 2014 बैच के IAS नियाज खान जी। नियाज खान साहब ने पिछले दिनों एक पुस्तक लिखी है, द ग्रेट ब्राह्मण्स। इस पुस्तक के बाजार में आने के बाद ब्राह्मण कम्युनिटी से लेकर चारों ओर देश विदेश तक एक अलग तरह का हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा क्या उन्होंने लिखा है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। नियाज खान साहब, आपका न्यूज वर्ल्ड में स्वागत है। थैंक यू। जिस दौर में देश के अंदर ब्राह्मणों को धकेलने के लिए लगभग सभी कम्युनिटीज दौड़ लगा रही हों, उस दौर में आपने ब्राह्मणों को लिए एक ऐसे रूप में सामने आए हैं जो उनको उनका चेहरा दिखा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं, या उन्होंने पास्ट में क्या किया था जहाँ से समाज की रचना हुई थी। ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कौन सा अध्ययन है आपका? देखिए, मैं जो इसका जो जन्मजाता नावल का मैं कहूँ कौटिल्य जी को जाता, क्योंकि कौटिल्य जी को बहुत पढ़ा है मैंने, बड़ा इंस्पायरिंग कैरेक्टर है मेरे लाइफ के अंदर वो। तो फाइनली मुझे लगा कि अगर हम मॉडर्न भारत के अंदर यदि फिर से कौटिल्य को लेकर के आए इस दुनिया में, तो कौटिल्य जी को अगर आज की विषम परिस्थितियों में सामना करना पड़े कौटिल्य जी को, तो वो किस प्रकार से इन समस्याओं को हैंडल करते। साथ में मैंने ये भी देखा कि प्राचीन कालात में जो आपका सनातन धर्म है या जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, इसके अंदर का जो धार्मिक स्ट्रक्चर है वो पूरा ब्राह्मणों ने खड़ा किया था। पूरा पूरा देखिए, वेदों की रचना की गई ईसा से 500 फिर 1000 के बीच में। बड़े बड़े धर्म ग्रंथ लिखे गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे। मुगल काल के अंदर भी ब्राह्मणों ने बड़ा रोल किया। तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्ट्रक्चर भारत का है पूरी तरह से पूरा ब्राह्मणों ने खड़ा किया, बचाए रखा और विदेशी आक्रमण में भी सुरक्षित रखा इस धर्म को। तो मुझे लगा कि एक ऐसी कम्युनिटी जो आज़ादी के बाद एक तरह से कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, कम अवसर मिल रहे हैं, तो कैसे उनका आत्मविश्वास पुनः जगाया जाए और कैसे देश की एक महान इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, देशभक्त कम्युनिटी रही है, कैसे पुनः उसके बारे में समाज को जागृत किया जाए और किस प्रकार से ब्राह्मण जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं या जो भौतिकवाद का मुंह फैला हुआ है, कैसे बच के निकल पाएँ और पुनः एक शानदार स्ट्रक्चर पुनः खड़ा करें ब्राह्मण और पुनः देश का एक निर्माण हो सके। तो यही उद्देश्य था मेरा किताब लिखने का। आपकी दूसरी पुस्तक पार्ट 2 ग्रेट ब्राह्मण फाइट अगेंस्ट कलयुग आ रही है। इसके आने से पहले ही हड़कंप मच गया है। लोग तरह तरह की इस पर लोगों की जिज्ञासा है कि नियाज खान साहब क्या ऐसा समाज को देने जा रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें कि क्या ऐसा है। देखिए, ये किताब जब पहले आई थी उसी में मेंशन था कि पार्ट 2 आएगी। स्टोरी 2 हिस्सों में बटी है। पार्ट 1 ब्राह्मण द ग्रेट, पार्ट 2 ब्राह्मण द ग्रेट। पार्ट 2 का नाम है वॉर अगेंस्ट कलयुग। तो बेसिकली स्टोरी 2 हिस्सों में पहले से रही है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी समझ में तब आएगी जब दोनों हिस्सा आप पढ़ेंगे, अदरवाइज इनकम्प्लीट रहेगा। पहली जो स्टोरी है वह थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या सैद्धांतिक एस्पेक्ट है ब्राह्मण के लाइफ का, और जो सेकेंड पार्ट है यह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा है किस प्रकार से ब्राह्मण अपने इतिहास में झांक करके, शिक्षा लेकर के, जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें संघर्ष करके और जो भी परिवर्तन उनके के अंदर आया है भौतिकवाद के कारण, तो कैसे उससे निजात पाएँ, कैसे बाहर निकलें और पुनः अपने शास्त्रों को, अपने धर्म को, अपने महान ट्रेडिशंस को, परंपराओं को और किस प्रकार से अपने बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों की ओर जा करके ज्ञान अर्जित करके पुनः ब्राह्मण कैसे हम शक्तिशाली बना पाएँ ब्राह्मणों को, कि यह ब्राह्मण देश के निर्माण में पुनः बड़ी भूमिका निभाए और इनका जो कॉन्फिडेंस कम हो गया है ब्राह्मणों, कैसे कॉन्फिडेंस जगाया जाए, क्योंकि ये सनातन रक्षक हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं। हिंदुस्तान का जो बचा हुआ आज हम देख रहे हैं धर्म का स्वरूप है एक्चुअली ब्राह्मणों को बनाया हुआ है, जो 3000 साल तक संरक्षित रहा है। तो किताब पहली जो थी वो सैद्धांतिक थी, सेकंड प्रैक्टिकल लाइफ है ब्राह्मणों की। नियाज साहब, आप इसी महीने में बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं उनके साथ एक कार्यक्रम में मंच साझा करने जा रहे हैं। आप वहाँ मुख्य वक्ता की हैसियत से होंगे। क्या ऐसा कहने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी भी समाज में बहुत चर्चा हो रही है? देखिए, मेरा तो मैं चूँकि अधिकारी भी हूँ, नौकरी के अंदर भी हूँ और साहित्य लिखता हूँ, तो बेसिकली मेरा तो फोकस साहित्य पे रहता है, लिटरेचर पे रहता है।
डेफिनेटली जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ब्राह्मण द ग्रेट पर, इस पे करूँगा, कुछ सनातन पे भी पृथक से बोलूँगा। और एक दूसरी चीज़ बड़ी बॉलीवुड से मुझे बड़ी आपत्ति है कि आज जो ब्राह्मणों की संस्कृति जो बदली है वेस्टर्न कल्चर के अटैक कारण, बॉलीवुड और हॉलीवुड के कारण बदली है। तो ज़रा मैं इस पर भी ध्यान आकर्षित करूँगा किस प्रकार से बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही ब्राह्मणों के लिए महान बाधा है इनके परंपरा के संरक्षण में। और यहाँ तक कि जिसमें सिखा रखना गर्व होना चाहिए, तो फिल्मों के अंदर उसको हंसाने के लिए उपयोग किया जा रहा है सिखा को। तो ये भी बड़ा, इस पे बोलना बहुत ज़रूरी है देश के लिए, ताकि ब्राह्मण जागरूक हो सकें और अपने परंपराओं से, वेशभूषा से वो दूर न भागें, बल्कि गर्व के साथ उसे अपनाएं। आपने ये भी कहा है कि जो धर्म परिवर्तन का दौर या कुचक्र चल रहा है, जी जी जी, इसका दोषी बॉलीवुड है। ये किस आधार पर आप? देखिए बेसिकली जो बॉलीवुड करता क्या है कि ये नकल करते हैं हॉलीवुड की, और वहाँ का पहनावा, अर्धनग्न कपड़े, जहाँ पे किसी के लिए कोई सम्मान नहीं है, ना बड़ी संख्या में नास्तिकता दिखाना वहाँ पे, जहाँ भौतिकवाद सेंटर्ड फिल्में होती हैं। तो इन फिल्मों के अंदर जब से आज़ादी से फिल्में बनना शुरू हुई, तो इसके अंदर हमेशा सिखा को दिखाया, गरीब ब्राह्मण दिखाया गया, उसको धोती में पहना के ऐसा स्वरूप में दिया गया कि एक बड़ा लालची सा होता है जो जिसका काम ही धन अर्जित करना धर्म के आड़ में, जबकि ऐसा नहीं होता है। और दुर्भाग्य का विषय है कि पहली बार मैंने बोलना शुरू किया सिखा पे, मैंने कपिल शर्मा के शो पर जो सिखा को जो खड़ी पोजीशन दिखाते हैं हंसाने के लिए, तो मैंने पहली बार आवाज़ उठाई, मीडिया ने काफ़ी अच्छा मेरी बात को पहुंचाया। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि हमारे इसी प्रकार से धर्म बदलवाने वाली जितनी इंटर रिलीजन मैरिजेस हुई होंगी बॉलीवुड के अंदर, तो आप देखेंगे कि 90% हिंदूज़ के अंदर से कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों के अंदर गई हैं। क्योंकि बॉलीवुड तो रोल मॉडल देश का, आजकल लोग स्वर्ग कहते हैं उसको, या जन्नत की दुनिया, ड्रीम वर्ल्ड कहा जाता है बॉलीवुड को। तो प्रथम दृष्टया जो सबसे बड़ा सेटबैक है हमारे देश सनातन संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, वो बॉलीवुड ही रहा है। आपका कहना है कि देश से भ्रष्टाचार का उन्मूलन ब्राह्मण के द्वारा हो सकता है, ये क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। देखिए जो आपका सनातन धर्म है और जो ब्राह्मण ड्यूटीज़ रही है, वो बड़ी सिंपल सी है कि देश के अंदर अच्छा एडवाइस करे, देश के अंदर न्याय का शासन स्थापित हो और ईमानदारी हर तरफ रहे। तो चूंकि इनका एक धार्मिक कर्तव्य भी है ब्राह्मणों का, और शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि स्पिरिचुअल काम के साथ साथ एडवाइज़र काम करेंगे भैया, मानवता कल्याण काम करेंगे। तो चूंकि ये धार्मिक गुरु हैं और वेदों के अंदर भी इन्हें एक मार्गदर्शक का रोल दिया गया है, तो अगर इसको ख़त्म, भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए ब्राह्मण का लीड रोल इसके अंदर लें, लोगों को समझाएं। साधु संत हैं, कथावाचक हैं, बहुत से बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य जी हैं, अगर इस पर ये हर मंचों के अंदर से एक कड़ा महफिल दें करप्शन के खिलाफ, तो मेरा पूरा 100% विश्वास है नई युवा पीढ़ी के अंदर एक नई लहर आ जाए। सारे जीनियस लोग अगर ठान लें कि हमको करप्शन ख़त्म करना है, तो बहुत बड़ा एक बड़ा शक्ति हो सकती है भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए ब्राह्मण की ताकत। नियाज साहब, जब आप धारा के विपरीत, जब आपने चलने का मन बनाया, धारा के विपरीत तैरना शुरू किया, तो तैराकों का कहना होता है कि धारा के साथ तैरना बड़ा आसान है, लेकिन धारा के विपरीत तैर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जिस धारा के विपरीत तैर रहे हैं, इसमें किन चुनौतियों का समाज में, व्यवहार में, आपके जॉब में, इनमें सब में आपको जो है किन चुनौतियों का सामना करना? देखिए मेरा मानना है कि अगर समाज में परिवर्तन लाना, धारा के विरुद्ध बहना ही पड़ेगा आपको। और परिवर्तन इस देश में 3-4 हज़ार साल में, पूरी दुनिया में जब आप धारा के विपरीत बहे हैं तभी सफलता मिली है। जब भी कोई नई चीज़ लेकर के आते हैं तो समाज विरोध होता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि देश में आप कोई पता है कि आज़ादी के बाद तक कोई किसी ने ऐसी किताब नहीं लिखी या पर्टिकुलर एक वर्ण के आधार पर किसी को सुपीरियर नहीं बताया गया होगा। जबकि हम यहूदियों को सुपीरियर दिन रात कहते कोई आपत्ति नहीं करता, जब कहते हैं श्वेत जीनियस होते हैं कोई आपत्ति नहीं करता। लेकिन जैसे हम कहते हैं ब्राह्मण सुपर जीनियस है, तो उसमें लोग आपत्ति करना शुरू कर देते हो। तो ये दोहरा समाज का स्टैंडर्ड है। अगर ये स्थिति, तो बिल्कुल मत कहिए कि श्वेत जीनियस होते हैं या इजरायली यहूदी बहुत जीनियस होते हैं। अगर वो हैं तो ब्राह्मण भी, क्योंकि उन्होंने समाज का स्ट्रक्चर खड़ा किया 3000 साल तक, सारे वेदों की रचना की, बड़े बड़े ऋषि मुनि जीनियस आए, मिलिट्री तक की शिक्षा दिया करते थे। तो जब उस सत्य को मैं बोलता हूँ तो डेफिनेटली, चूँकि इनको सुनकर लगता है, पर यदि इस किताब को लोग पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ेंगे, और यदि इतिहास का अध्ययन पूरा समाज के लोग कर ले, तो निश्चित समझ में आ जाएगा कि ब्राह्मण देश का बहुत बड़ा देशभक्त रहा है, सामाजिक स्ट्रक्चर खड़े करने वाला रहा है, धर्म का रक्षक रहा है, और बड़े ब्रेन पोटेंशियल के कारण उसने देश की हिफाजत भी की है आगे चल करके। और जहाँ तक विरोध तो विरोध तो होता, समाज विरोध से भी अच्छी बात है, राइटर भी सीखता है विरोध से, और समाज भी कुछ ना कुछ उससे विरोध से सीखता है।
और इसी विरोध के कारण समाज सोचता भी है और समाज में चिंतन भी चलता है, तो विरोध हमेशा अच्छी चीज़ होती है। नियाज साहब, जिस दौर में लोग किताब को छोड़कर मोबाइल पर आ गए, कंप्यूटर पर आ गए, उस दौर में युवाओं के हाथों में आप वापस किताब कैसे पहुंचाएंगे कि वो पढ़कर आपकी बातों को लेकर कहीं उस पर चिंतन मनन करें और 4 कदम आगे चलने का प्रयास करें? देखिए, चूँकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है और आदमी पास इतना टाइम नहीं है, जो टाइम बचता है तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए बहुत है, आपका यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। तो बेसिकली पहले लोग पढ़ते थे, टाइम काटने के लिए जर्नी पे चले गए, घरों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत रहा करता था। अब ऑलरेडी आपके हाथ में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको खोलते ही आपका मनोरंजन होता है, तो परिवर्तन तो आना है। लेकिन विदेशों में परिवर्तन आना शुरू हो गया है, जहाँ पे लोग इसको एडिक्शन हो गया, बीमारी मानते हैं इसको, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना सोशल मीडिया और नेट पे। तो वहाँ पे आजकल क्लासेस चलना शुरू हो गई कि एडिक्शन हम कैसे दूर करें लोगों का। तो मुझे लगता है कि एक दौर है इसका सोशल मीडिया का भी, जब इंसानी फितरत होती है, जब बहुत फेडअप हो जाएगा समाज, तो फिर लौटेगा अध्ययन की ओर। तो एक सर्किल है इसका, ये अभी वर्स्ट फेज से चल रहा है। पर आने और जो किताब मैं लिखी, इसी तरह की पुस्तकें जो है ध्यान आकर्षित करेंगी, क्योंकि कुछ आकर्षित करने के लिए रीडर को, आपको तो कोई नई चीज़ लेके आना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से, और ये कर भी रही है ऐसा, युवा पीढ़ी जो नावल नहीं पढ़ते थे, बहुत से लोग पहली बार नावल पढ़ा है इस किताब को। तो डेफिनेटली समय बदलेगा, फिर लोग पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि पढ़ने से पूरा नॉलेज आएगा। सोशल मीडिया से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलता है, और पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रांग होती है केवल और केवल पढ़ने से होती है। पढ़ने का दौर आएगा, पर मैं नई पीढ़ी से ये भी निवेदन करूँगा कि जो जिसकी है फिक्सन पढ़ना, फिक्सन पढ़िए, रिसर्च वर्क पढ़िए, आप पोइट्री पढ़िए, पर कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए जीवन में। बायोग्राफीज़ अच्छी अच्छी पढ़िए, मोटिवेशनल बायोग्राफीज़ पढ़ी हुई हैं, क्योंकि पढ़ने से इंसान आप परफेक्ट इंसान बनता है। नियाज साहब, इस दौरान जब आपने पुस्तक लिखी, लोगों तक पहुंची, चूंकि आपकी पुस्तक इस वक्त किसी शहर, प्रदेश या देश तक सीमित नहीं है, ये विश्व के अलग अलग कोने तक पहुंच चुकी है। किस तरह के लोग आपको संपर्क कर रहे हैं और उनके किस तरह के विचार होते हैं? क्योंकि स्वाभाविक बात है कि बहुत से लोग अगर इससे बहुत प्रभावित होंगे तो बहुत से लोग आपसे कहीं मन में नाराज भी होते होंगे। क्या कुछ इस तरह के आपके पास? देखिए, फीडबैक, क्योंकि बुक में जीमेल का नंबर दिया हुआ है मेरा, तो बहुत से मेल मुझे आते रहते बीच कुछ पे, लेकिन उसमें 95% मैं कहूँगा कि बड़े ही पॉजिटिव होते हैं, बड़े प्रेरणादायक होते हैं। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि किताब को लिखने के बाद जो लोगों के दिलों में मैंने एक जागरूकता पैदा की है समाज के लिए, तो मेरे लिए गर्व का विषय है। और सोशल मीडिया पे भी ट्वीट होते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं यदि कहूँ आपको, तो हज़ारों कमेंट्स पड़े होंगे आज सोशल मीडिया, पूरा यूट्यूब से लेके हर जगह। उसमें 10% ही इसके विपरीत होंगे, लेकिन 90% लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको। वो चाहे पर्यावरण का मैंने रोल दिखाया हो, धार्मिक महत्व दिखाया हो, वेदों का महत्व हो, ट्रेडिशन या परंपरा का महत्व हो, लोगों ने ज़बरदस्त इसको अप्रिशिएट किया है। नियाज साहब, कल अमेरिका आपकी पुस्तक को लेकर और आपकी बात आपको लेकर चर्चा हो रही थी। वहाँ एक NRI हिंदुस्तानी व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका नाम आते ही, मुझसे छूटते ही कहा कि उन्हें नियाज खान नहीं, पंडित नियाज खान कहिए। तो अपने नाम के आगे जब पंडित नियाज खान, अभी एक व्यक्ति का रिएक्शन है ये, आगे और भी, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जब इस तरह के नाम आपके साथ जुड़ेंगे? नहीं, देखिए, हमारे भारत के अंदर भी ऐसे उदाहरण है जहाँ आप मुस्लिम होते हुए भी कबीरदास जी या रसखान जी ने बड़ा हिंदू ट्रेडिशन और इनके कल्चर धर्म से प्रभावित हुए, उन्होंने रचनाएं कि अमर हो गई हो, और ये दोनों पात्र आज इतिहास में अमर हो चुके हैं। जब महाभारत बना तो राही मासूम रजा को चुना गया, तो लोगों ने लगा कर नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जितना अच्छे डायलॉग, धार्मिक डायलॉग लिखे होंगे राही मासूम रजा साहब ने, तो ये होते रहता है कि जब एक दूसरे धर्म में हम रुचि लेते हैं, अध्ययन करते हैं, तो बड़ा आकर्षण लगता है। तो भले ही विपरीत है, लेकिन मुझे लगता है कि समय समय पर होता रहा है, ये आगे भी होता रहेगा। पर डेफिनेटली जब उस धर्म के आप नहीं होते हो, उस बिरादरी के आप नहीं होते हो, तो ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ज़्यादा ध्यान आकर्षित होता है। पर भले ही मैं पंडित से तात्पर्य नहीं, मैं तो मुस्लिम ही हूँ, नियाज खान ही मैं बना हूँ, अपने धर्म में ही हूँ आज के डेट पर। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, जिसका मैंने महत्व समझा, उसको मैंने व्याख्यान किया। पर यदि कोई पंडित नियाज खान कहता भी तो उसका स्वागत है, मुझे अच्छा लगेगा। आखिरी सवाल, नियाज खान साहब, आपने ब्राह्मणों की बात उठा रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए चर्चा कर रहे हैं। एक यह भी, क्योंकि
जैसा मैंने अभी कहा कि लोग पढ़ते नहीं हैं, या ब्राह्मण परिवारों को कोई ऐसा गुरुमंत्र क्या आप देना चाहेंगे कि जहां से वो अपने बच्चों को इस दिशा की तरफ लेकर चले? देखिए, अभी मेरी महाराष्ट्र में बात हो रही थी, पता चला कि ब्राह्मण वहाँ अपनी लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी महाराष्ट्र के अंदर बड़ा अच्छा फैशन है, और अच्छी अच्छी किताबें ला के लाइब्रेरी के अंदर रखते हैं। तो उसके अंदर बताते हैं 100, 200, 300, 400 साल पुरानी किताब ब्राह्मणों के यहाँ मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर। इतना ज़बरदस्त उनका सेट पैटर्न है। मुझे लगता है कि ब्राह्मण तो पढ़ने के लिए बनाया गया, अध्ययन के लिए, पूजा पद्धति के लिए बनाया, कोई काम ही नहीं बताया गया था वेदों में ब्राह्मण को। ये करते भी रहे हैं सदियों तक, क्योंकि ज्ञान और ब्राह्मण तो एक सिक्के के दो पहलू। अगर ब्राह्मण पढ़ता नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आएगा, और अगर हम पढ़ते नहीं हैं तो हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा, तो हम फिर बहुत ज़्यादा गर्व नहीं कर पाएंगे कि भाई मुझे शास्त्रों ज्ञान है। तो ब्राह्मण की ताकत ज्ञान ही है, स्टडी है, पढ़ाई है, उसके संस्कार, उसके वसूल, उसके वेशभूषा, उनके वेदों की ताकत, ये ब्राह्मण के हथियार है, बहुत बड़े शक्ति है। ब्राह्मण शक्तिशाली होना तो अपने शास्त्रों को पढ़ना शुरू करे और खूब पढ़े, हर तरह की चीज़ें पढ़ें, घर में लाइब्रेरी रखें, और पढ़ना जीवन का पूजा पद्धति के समान एक अपना नियम बना ले। निश्चित रूप से ये ब्राह्मण जो पीढ़ी है बहुत स्ट्रांग होगी आगे चल करके। धन्यवाद नियाज साहब। और ये थे हमारे साथ IAS नियाज खान साहब, जिन्हें देश में ब्राह्मणों के द्वारा किए गए कार्यों और ब्राह्मण के भविष्य की चिंता है, जिसको लेकर वे किताबों के माध्यम से समूचे विश्व से बात कर रहे हैं और ब्राह्मणों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे अपने कर्म से विमुख ना हों, क्योंकि इससे समाज का नुकसान होगा और ब्राह्मण का खुद का, अपनी कम्युनिटी का नुकसान होगा। धन्यवाद।